हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हमारे आसपास पहले बात करते हैं हम पदार्थ किसे बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे पदार्थ की कि वे सारी वस्तुएं, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है जिनमें क्या हो, द्रव्यमान हो, कुछ भार हो तथा जो अपना स्थान घेरे, जो जगह घेरे, उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पदार्थ। वे सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है उसे क्या बोला जाता है, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ जो होते हैं, एग्जाम्पल की बात की जाए, टेबल है, कुर्सी है, मेज है। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। हमारे आसपास जैसे पेन है तो ये किससे मिलके बना होगा, छोटे छोटे परमाणुओं से। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। ठीक है, बहुत सारे परमाणु मिलके क्या बना लेते हैं, अणु। और बहुत सारे अणु मिलके क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। जैसे इस मार्कर की बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला जाएगा, परमाणु। फिर बहुत सारे परमाणु मिलके क्या बना लेंगे, अणु। और बहुत सारे अणु मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे, पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है, वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें क्या बोलेंगे हम, पदार्थ। ठीक है, इसके बाद बात करें पदार्थ के गुण, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ में भी कई सारे गुण होने चाहिए तभी जाके मैटर बनेगा ना। ठीक है, बस देखते हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, है ना। दिखाई नहीं दे रहे ना, क्योंकि ये क्यों दिखाई नहीं दे रहे इसमें, क्योंकि ये किससे मिलके बना होता है, अणु। तो गति कौन कर रहा होगा, अणु ना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्यों करते हैं गति, क्योंकि इनके पास क्या पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, इसलिए पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। अब जैसे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अणु क्या होंगे, जल्दी 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 गमन करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कि पदार्थ के कण जो होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान। तुमने देखा होगा जब भी हम नमक को या शक्कर को पानी में डालते हैं तो घुल जाती है, देखा ना। ऐसा क्यों, क्योंकि पदार्थ के कणों के मध्य क्या था, रिक्त स्थान था। वहां पे जाके नमक और शक्कर के जो कण थे तो और पदार्थ के जो रिक्त स्थान था उसमें जाके बैठ गए, इसलिए घुल गए। हमें क्या दिख रहा है कि पदार्थ के अंदर जो होते हैं कणों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। इसी के कारण पदार्थ के कण जो होते हैं, जब हम नमक और शक्कर को पानी में मिलाते हैं तो वो घुल जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं पदार्थ के कण जो होते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखा रखा है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान का, जब हम इसमें नमक या शक्कर को घोला जाता है तो घुल जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। थर्ड देखते हैं, ये पदार्थ के कणों के गुणधर्म होते हैं। थर्ड देखते हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो होता है, अरे ऐसी कोई भी चीज़ होती है ना तो साइंस में क्या चलता है, उनको प्रूफ करना पड़ता है। किसी ने बोल दिया कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसे ही मान लेंगे क्या, नहीं ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रूफ देना पड़ेगा कि क्या होता है, क्यों होता है अट्रैक्शन बल। तो अट्रैक्शन बल का क्या एग्जांपल दिया, आकर्षण पाया जाता है। किसी ने बोल दिया होगा, जैसे मैं ही बोल दूँ तुमसे तुक्के में, है ना, कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या तुम मान लोगे क्या, नहीं ना। चलो, पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या पाया जाता है, अंतराण्विक आकर्षण एक बल होता है। इसके कारण पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और जो ये अंतराण्विक आकर्षण बल होता है इसके बारे में बात करते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ससंजक बल,
दूसरा होता है हमारे पास आसंजक बल। ऐसा बल जो एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगेगा। जैसे अगर हम बात करें कि कील ले लेते हैं लोहे की, तो ये किससे मिलकर बनी होगी? Fe परमाणु से मिलकर बनी होगी। तो एक समान प्रकार के अणुओं के मध्य जो बल लगेगा उसे बोला जाएगा ससंजक बल। जो अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य बल लगेगा उसे क्या बोला जाएगा? आसंजक बल। जैसे तुम्हारी बात कर ली जाए कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम अलग है, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, चौक है ना। तो चौक के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर कौन सा बल लगेगा? आसंजक बल। ये जो बल होता है ये होता है प्रबल, और ये बल जो होगा वो होगा दुर्बल। ये आसानी से टूट जाएंगे। क्या आयरन नेल को तोड़ सकता है क्या कोई ऐसे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के मध्य के कौन सा बल लग रहा होगा? ससंजक बल। दूसरे की बात की जाए तो दूसरे अणुओं के मध्य क्या लगेगा? आसंजक बल। अब बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की मूलभूत 3 अवस्थाएं होती है, वैसे होती 5 है पर पढ़ाते 3 है। मूलभूत कितनी होती है? 3। फर्स्ट होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, थर्ड होती है हमारे पास गैस अवस्था। ठीक है, तो ये पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब यहीं पे देख लेते हैं इनको। ठीक है, पूरा सब कुछ। चलो फर्स्ट देखते हैं ठोस। तो तुम्हें देख रहे हो कि ठोस जो होते हैं उनके अणु जो कणों होते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठोसों के कण जो होते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो फर्स्ट क्या देखा हमने? ठोसों के बीच में दूरी क्या होती है कणों के मध्य? बिल्कुल नगण्य। इनमें कण जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं ध्रुवों में, ठोसों की कंपेयर में। ठीक है, और गैस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ध्रुवों से भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब ये भी अगर आप सोचो कि हाँ यार ये तो तुक्का हो सकता है, अगर मैं बोल दूँ ठोसों के कण पास पास होता है, मान लोगे? नहीं। साइंस के स्टूडेंट है ना हम, तो मानेंगे थोड़ी ना, प्रैक्टिकल चाहिए अपन को। तो ठोसों के कण जो होते हैं पास पास होते हैं। इनका अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो देखो ये कोई ठोस है, क्या मैं अपना हाथ कर पा रहा हूं क्या इसमें? नहीं ना। तो कण इसमें क्या है? पास पास है, इसलिए ये क्या है? ठोस है। अगर द्रव की बात की जाए तो कण क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, ठोसों की कंपेयर में थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो पानी में मैं हाथ तो ऐसे कर सकता हूं ना, हाँ थोड़ा बल लगाना पड़ेगा पर मैं हाथ हिला सकता हूं ना, तो वो क्या होंगे? कण थोड़े दूर दूर है, इसलिए मैं पानी को हिला पाया। इसके बाद बात करें हम गैस की, तो इसमें तो मैं ऐसे लहरा तक सकता हूं, है ना। तो क्योंकि इसमें कण जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब दूरी की बात करें तो ठोसों के कणों के मध्य अंतराणविक दूरी क्या होगी? कम होगी। गैसों के मध्य, द्रवों के मध्य क्या होगा? अंतराणविक दूरी ठोसों से थोड़ी ज्यादा होगी और गैसों में तो बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इनके डिफरेंस पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो हमने देखा कि पदार्थ को मूलभूत कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 3 अवस्था में। फर्स्ट कौन सी? ठोस, सेकंड द्रव, थर्ड होती है हमारे पास गैस। ठीक है, पदार्थ की ये 3 मूलभूत अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। फोर्थ स्टेज की बात करें तो फोर्थ स्टेज होती है पदार्थ की, फोर्थ नंबर पे अगर पदार्थ की स्टेज की बात की जाए या पदार्थ की अवस्था की बात की जाए तो होती है प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट होती है, जो 5वीं अवस्था होती है, वो होती है बीसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, एक होती है प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेज होती है हमारे पास बीसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होती है? हमने ठोस देख लिया, द्रव देख लिया, गैस देख ली। प्लाज्मा क्या होती है? ये इस स्थान पर पाई जाती है पदार्थ की वो अवस्था जहां पर टेम्परेचर जो होता है वो सर्वाधिक होता है, जहां पर तापमान क्या हो? सबसे ज्यादा होगा, उसे क्या बोला जाएगा? प्लाज्मा। जैसे सूर्य पे, ठीक है, टेम्परेचर क्या है? सबसे ज्यादा है ना, तो उसे प्लाज्मा बोला जाएगा। सेकंड आता है हमारे पास बीएससी। इसका नाम बीएससी क्यों पड़ा? इसकी खोज जो है जगदीश चंद्र बोस और आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट
ठीक है, दोनों साइंटिस्ट ने मिलके की, तो इसका नाम क्या पड़ा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जहां पे पाई जाती है जहां पर तापमान जो होता है बिल्कुल कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था की बात करें तो इनका आकार जो होता है वो निश्चित होता है ना, क्योंकि अगर अणु पास पास रहेंगे तो इधर उधर डोलेंगे नहीं, तो आकार क्या होगा, निश्चित। और आयतन जो होगा वो भी क्या होगा, निश्चित। तो ठोसों की बात करें तो आकार वो आयतन क्या होगा इनका, निश्चित। ठोसों का आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें, ठोसों के कण जो है अत्यधिक पास पास थे, तो अंतर आणविक दूरी जो होगी सबसे कम होगी, नगण्य। अगर आकर्षण की बात की जाए, कणों के मध्य आकर्षण, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा। ठोसों के कणों के मध्य आकर्षण की बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं गलनांक और क्वोथनांक की, तो ठोसों का गलनांक और क्वोथनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अवयवी कण अत्यधिक पास पास होता है। अब मैं गर्म करूं अगर, तो ये बहुत देर में पिघलेगा ना ठोस, क्यों, क्योंकि उसके कण क्या है, बिल्कुल पास पास है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। इनमें संपीड़ितता, एक चीज जान लेते हैं, संपीड़ितता क्या होती है। अगर हम किसी चीज को दबाए, अगर वो दब जाती है तो संपीड्य है, अगर दबती नहीं है तो क्या नहीं है, वो संपीड्य नहीं है। तो ठोसों को क्या दबाया जा सकता है क्या, नहीं ना। तो ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, या इनमें संपीड्यता क्या होती है, नगण्य होती है। क्यों, क्योंकि ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, मजबूत होते हैं ना। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो बल लगाने के बाद में इनका आकार वो आकार बदल जाता है ना। ठोस में क्रिस्टल जालक पढ़ेंगे हम, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाता है, तो इनको अभी नहीं। सेकंड पढ़ेंगे हम द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है, इसको जान लेते हैं। तो द्रव अवस्था क्या होते हैं, द्रव तरल होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, उन्हें क्या बोलेंगे, द्रव। इनमें बात की जाए, इनका आकार जो होता है वो स्थिर नहीं होता, लेकिन आयतन तो क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। आकार अनिश्चित, और आयतन क्या होगा, निश्चित। आकार अनिश्चित होता है द्रव का, क्योंकि इनको जिस पात्र में डाला जाता है उसी का ही आकार ले लेते हैं। जैसे मैं एक गिलास पानी की बात करूं या 1 लीटर दूध की बात करते हैं। मैं 1 लीटर दूध को अगर मैं कप में भरता हूं तो कप का शेप ले लेता है। अगर मैं 1 लीटर दूध को बोतल में भरूं तो बोतल का शेप ले लेगा, है ना। अगर मैं 1 लीटर दूध को थाली में डाल दूं तो थाली वाला शेप ले लेगा। तो आकार क्या होगा, अनिश्चित। लेकिन आयतन, मैंने 1 लीटर लिया है दूध को, तो 1 लीटर ही रहेगा ना। नहीं, या हो सकता है आप सोच रहे होंगे बोतल में भरेंगे तो नहीं मार साहब कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। चलो, तो इनका आयतन जो होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनमें जो होता है ये बहुत कम संपीड्य होते हैं। ठीक है, इसके आगे बात करें, आकर्षण बल क्या होता है, ठोसों से थोड़ा कम होता है। ठीक है, और द्रवों से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद में इन्हें जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, ये हम बता चुका हूं, है ना। आगे पढ़ते हैं, गैस अवस्था। ठीक है, तो गैस, इनमें कण क्या थे, बिल्कुल दूर दूर थे ना। तो कण अगर दूर दूर होंगे तो है ना, लहरा सकते थे, ऐसे एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, है ना। तो इनमें कण क्या थे, बिल्कुल दूर दूर थे, तो इनका न तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें, न तो आकार निश्चित ना आयतन निश्चित। ठीक है, और ये सबसे अधिक संपीड्य होते हैं। अगर कण दूर दूर है, संपीड्यता से मतलब क्या था, इन पर दाब लगा के एक दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखो, अगर ठोस की बात करें, हम देखते हैं, इनको अगर मैं ठंडा कर दूं तो क्या बन जाएगा, सॉरी, ठोस को अगर मैं गर्म करूं तो ये क्या बन जाएगा, द्रव। और द्रव को अगर मैं और ज्यादा गर्म कर दूं तो क्या बन जाएगा,
गैस। अगर मैं इसे थोड़ा ठंडा कर दूं गैस को तो क्या बन जाएगा, द्रव। और द्रव को मैं और ज़्यादा ठंडा कर दूं तो क्या बन जाएगा, ठोस। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो इनमें क्या है, संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। जैसे इन पे दबाव लगाया जाता है तो ये कौन सी अवस्था में आ जाता है, गैस द्रव अवस्था में आ जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम इनमें। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ये भी हमने देखा कि अगर ठोस जो है वो क्या है, जैसे बर्फ है, द्रव क्या है, पानी है, गैस क्या हो सकती है, एग्जाम्पल वाष्प हो सकता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ताप में परिवर्तन, हमने देखा ना, जैसे ये कोई ठोस था, अब मैं इसको, ये इससे था, इसमें कण इत्यादि बिल्कुल पास पास थे, है ना। अब मैं इसे अगर टेम्परेचर दूं, तापमान दूं, तो क्या हो जाएगा, इनमें कण जो है थोड़े दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कण थोड़े दूर दूर, तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, द्रव अवस्था। अगर मैं थोड़ा और ज्यादा टेम्परेचर दूं तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, कण और ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे, तो गैस अवस्था। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, अब तापमान के आधार पर अगर हम बात करें तो हम पास पढ़ेंगे गलनांक। गलनांक क्या होता है, ये टर्म्स होती है गलनांक, क्वथनांक। तो इसका एक सिंपल सी चीज है, वह ताप जिस पर कोई भी वस्तु उबलती है, वह ताप जिस पर कोई भी वस्तु उबलती है, उसे बोला जाएगा क्या, क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई वस्तु पिघलती है उसे क्या बोला जाएगा, गलनांक। वो ताप जिस पर कोई वस्तु जमती है तो उसे क्या बोला जाएगा, हिमांक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वो ताप जिस पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस अवस्था किसमें क्या हो जाती है, पिघल जाती है, तो उसे क्या बोला जाएगा, गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो इसके बाद में बात करते हैं क्वथनांक। वो ताप जिस पर कोई वस्तु क्या होती है, उबलती है, उसे क्या बोला जाएगा, क्वथनांक। इसके बाद में जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन। ठीक है, आगे चलते हैं। अंत परिवर्तन, ये अब अभी देख चुके हैं हम। ठोस को अगर थोड़ी सी उष्मा दी जाएगी तो द्रवावस्था में, या टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या, द्रवावस्था में। द्रव को थोड़ी और ज्यादा उष्मा दी जाएगी तो गैस अवस्था में। गैस को थोड़ा ठंडा किया जाएगा तो द्रव अवस्था में। द्रव को थोड़ा और ज्यादा ठंडा किया जाएगा तो ठोस अवस्था में। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ऊर्ध्वपातन। क्या होता है ऊर्ध्वपातन, वे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे ही किस में बदल जाते हैं, गैस अवस्था में, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस से किस में बदल जाते हैं, सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उन्हें बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ। ठीक है, अब मैं बात करूं, जैसे तुमने कपूर देखा होगा, अगर हम कपूर को खुला छोड़ दें तो अपने आप गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है कपूर पहले, फिर वो डायरेक्टली किस में चला जाएगा, गैसीय फॉर्म में। ठीक है, तो ठोस अवस्था से सीधा ही किस में चला जाएगा, गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, कपूर है, नौसादार है, या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखते हैं दाब में परिवर्तन। पहला कौन सा देखा, तापमान वाला। अब बात करते हैं दाब में परिवर्तन। अगर हम ठोसों पे, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे, है ना। अगर मैं ठोसों पे गैसों पे अगर थोड़ा दाब लगाऊं तो कौन सी अवस्था बनेगी, जैसे गैस के कण जो है दूर दूर थे, अगर मैं उस पर दाब लगाऊं तो कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था। अगर द्रव अवस्था पे और ज्यादा दाब लगाए तो कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। कैसे, ये गैस के कण दूर दूर थे, इस पे लगा दिया मैंने प्रेशर, लगाया दाब, तो ये किस में बदल जाएंगे, द्रव अवस्था में। ठीक है, अब ये जैसे द्रव, अगर हम गैस के अणुओं पे थोड़ा और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। अगर द्रव अवस्था पे और ज्यादा प्रेशर लगाए तो क्या, ठोस अवस्था। ठीक है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं।
अरे कुछ नहीं है केमिस्ट्री, बस बेसिक पकड़ो और फोड़ो, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर दाब बढ़ाते हैं तो कण नजदीक आ जाते हैं, समझ लेते तो फिर इतनी दिक्कत ही नहीं थी, है ना। पहले गैस अवस्था पे दाब लगाएंगे, लिखा रहता है ना थ्योरेटिकल, तो सीधा याद रखो गैस पे दाब लगाएंगे द्रव, द्रव पे दाब लगाएंगे क्या, ठोस, ठीक है। चलो एक चीज याद रखना, ड्राई आइस CO2 को क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो शुष्क बर्फ किसे बोला जाता है, CO2 को, कई कंपटीशन में भी, है ना। आगे देखते हैं। अगर तापमान और दाब में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों की बात की जाए तो देखो, अगर ठोस पदार्थ डायरेक्टली द्रव अवस्था में बदल रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, संगलन। क्या बोला जाएगा, संगलन। अगर द्रव पदार्थ ठोस में बदल जा रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, जमना, ठीक है। अगर ठोस पदार्थ सीधे ही गैस अवस्था में बदल रहे हैं तो इसे क्या बोला जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगर गैस पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में बोल रहे हो तो इसे संघनन। अगर द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदल रहे हो तो इसे क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। देखिए इसे, चलो कोई ठोस पदार्थ है, अगर मैं इसे पिघला दूं टेम्परेचर दे के तो उसे क्या बोलेंगे, गलना, संगलन, गल जाता है ना ठोस द्रव में, तो उसे क्या बोलेंगे, संगलन, साइंस की टर्म्स में, है ना। अगर मैं द्रव को क्या करूं, कूल कर दूं तो क्या होता है, जम जाता है ना। द्रव अवस्था अगर ठोस अवस्था बदल जाए, जैसे पानी को अगर मैं फ्रीज में रख दूं ठंडा करने के लिए तो क्या बदल जाएगा, ठोस, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, जमना, या इसे हिमांक भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ठोस पदार्थ सीधे ही गैस अवस्था में बदले तो इसे क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। अगर आगे की बात की जाए, गैस पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में बदले तो उसे क्या बोलेंगे, संघनन, जम रहे ना, तो संघनन। गैस किस में जा रही है, द्रव अवस्था में, उसे क्या बोलेंगे, संघनन। अगर द्रव को मैं टेम्परेचर लगा के उबाल दूं पानी को तो द्रव किस में बदल जाएगा, गैस में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, वाष्पीकरण, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ो, वाष्पीकरण किसे बोला जाता है, ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ सतह के कण के क्वथनांक ताप में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऐसे हो जाएगा याद, नहीं ना, तो सीधा याद रखो, जब हम द्रव पर तापमान लगाया जाता है, जब द्रव को ताप दिया जाता है तो किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में, और वही गैस अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, द्रव का गैस अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, ठीक है। ये भी ले सकते हो तुम इसकी जगह। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। कौन से ऐसे कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट होता है सतही का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, जैसे पानी है, अगर पानी मैंने एक कटोरे में भर रखा है सपोज करो, तो कटोरे में जो वाष्पीकरण होगा वो धीरे धीरे होगा। अगर मैं तालाब की बात करूं तो तालाब में वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा ना, तो सतह का क्षेत्रफल मैंने जैसे ही बढ़ाया तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा दे दूं तो तापमान में अगर तुम वृद्धि करोगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि कणों के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम, आर्द्रता। अगर आर्द्रता की बात की जाए तो आर्द्रता होती है नमी, ठीक है। आर्द्रता से क्या बोला जाता है, नमी। अगर मैं पहले से ही मान लो जमीन पे पानी ढोल दूं, गिरा दूं बहुत सारा, है ना, अब मैंने पानी बहुत सारा पहले से गिराया हुआ है, ठीक है। अब वहां पे और पानी है, ठीक है, तो वहां तो धीरे धीरे होगा ना। जैसे कपड़े की बात की जाए तो कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं ना, ऐसा तो है ही नहीं कि डायरेक्टली सूख गए, नहीं ना। लेकिन कपड़ों को सुखाने के लिए हम क्या बढ़ाते हैं, सतही क्षेत्रफल फैला के सुखाते हैं ना। तो जैसे ही सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। जैसे ही आर्द्रता बढ़ेगी, नमी बढ़ेगी, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। आगे करते हैं फोर्थ, वायु में गति। जब हवा चलती है, वायु तेज होती है, तो वाष्पीकरण क्या होता है, तेजी से होता है, ठीक है। जैसे ही वायु की गति बढ़ेगी, जैसे पंखा चलाया जाता है तो पंखे से भी क्या होता है, कपड़े सुखाए जा सकते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा पानी लग रहा था, अब मैं हवा चला दूँ तो जो कण होंगे वो उड़ जाएंगे ना, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो है लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव जो के कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस अवशोषण के कारण हमें शीतलता प्रदान होती है। क्या होता है, समझ में आया इस चीज? जैसे मटकी में भरा है पानी, ठीक है, अब मटकी का पानी ठंडा क्यों होता है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, पास में वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण के कारण जो कण होंगे वो उसकी सतह पे आ जाएंगे। ठीक है, अब वाष्पीकरण जैसे होगा तो जो कण होंगे वो उससे ऊर्जा प्राप्त अवशोषित कर लेंगे और उसी अवशोषित ऊर्जा के कारण हमें क्या होती है, शीतलता प्रदान होती है। जैसे एसीटोन को अगर हम हमारी हथेली पे रखें तो हमें क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके मोस्ट क्वेश्चनों की। चैप्टर खत्म है ये। ठीक है, ये गर्मी में सूते कपड़े क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, अवशोषण सतह को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। देखो इसके मोस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम बताइए, पहला क्वेश्चन ये है। तो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी थी? नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठोस और द्रव में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? मैंने बोला था ठोसों का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक, उससे कम द्रव का। ठीक है, तो हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, बर्फ का गलनांक क्या होता है, ये भी मैंने बताया हुआ है ना। ये देखो एल्कोहल का क्वथनांक कितना है, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, 273 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 78 में 273 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, गैस पर दबाव क्यों डालती है? गैस पर दबाव डालते हैं क्योंकि उसके अवस्था परिवर्तन करनी होती है हमें। ठीक है, गैसे को कैसे द्रवित किया जा सकता है? गैसों पर दाब लगा के द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, चलो देख लेते हैं। पदार्थ जो होता है, अभी बताता हूं मैं इसे। ठीक है, उससे पहले और देख लेते हैं। ठोस CO2 किसे बोलते हैं, शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, CO2 को। ठीक है, एसीटोन जो होते हैं वो ठंडे क्यों हो जाते हैं, अभी जस्ट चर्चा करी हमने इसके बारे में। ठीक है, वाष्पन दर बढ़ने पर के दो कारण बताइए, वाष्पीकरण की दर बढ़ने के दो कारण बताने हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में हम और देख लेते हैं। तो पहले इसे चीज को देख लेते हैं, भौतिक एवं पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो, गलनांक, क्वथनांक और वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए, ये पूरा बता चुके हैं। पानी चीनी को ऑक्सीजन के कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल को क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, ये भी हम बता चुके हैं। पानी क्या है, द्रव अवस्था है, चीनी ठोस अवस्था है, ऑक्सीजन कौन सी है, गैस अवस्था है। तो पहले क्या है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, कौन पहले आएगा, ठोस आएगा, द्रव आएगा, गैस आएगा, ये देखेंगे। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण मैं पूरे बता चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण। तो इसे देख लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम पदार्थ की। तो पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है भौतिक पदार्थ, दूसरा क्या होता है, रासायनिक पदार्थ। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, जिनको ताप, दाब और अवस्था परिवर्तन करने पर भी, वे पदार्थ जिनके ताप, दाब और अवस्था परिवर्तन करे तब भी उनके भौतिक गुणधर्म चेंज नहीं होते, तो उन्हें क्या बोलेंगे, भौतिक पदार्थ। अगर मैं ठोस को टेम्परेचर दूं तो क्या बन सकता है, द्रव बन सकता है, द्रव को टेम्परेचर दूंगा तो गैस बन सकता है। फिर जैसे कूल करूंगा तो वापस वही अवस्था प्राप्त हो जाती है ना, तो उनकी अवस्था परिवर्तन करना संभव नहीं हो, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलेंगे, भौतिक पदार्थ। इनमें फर्स्ट आता है हमारे पास में ठोस, नंबर सेकंड द्रव, नंबर थर्ड गैस।
रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? जिनकी अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं हम, इनको ताप दाब परिवर्तन करके उनकी सारी अवस्था को क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? रासायनिक पदार्थ। ठीक है, रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, एक होता है हमारे पास मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, इनको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, तत्व और यौगिक। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है हमारे पास में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है।